Good morning students, welcome to St. Wilfrid Law College online classes. I am Ankita Chaudhary and teach you contract law. हमने लास्ट लेक्चर में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि परफॉर्मेंस कैसे होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का। हम 9 रूल्स पढ़ चुके हैं। सेलर्स के जो डिलीवरी की ड्यूटीज़ होती है वो क्या होती है, उसके रूल्स क्या होते हैं, उसके 9 रूल्स हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में अपने कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट 3 रूल्स और बचते हैं जो डिलीवरी के टाइम सेलर को या बायर को फॉलो करने चाहिए या जो एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि जो सेलर है वो उसकी क्या ड्यूटी होती है, वो परफॉर्म करता है बाय डिलीवरी, वो डिलीवर करता है गुड्स को, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसकी साइड से परफॉर्म होता है। और जो बायर है वो 2 चीज़ें करता है, वो गुड्स को एक्सेप्ट करता है, सेकंड वो जो पेमेंट करता है, गुड्स का जो प्राइस है उसको पे करता है, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है सेल्स का वो पूरा परफॉर्म होता है। ये 3 चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। अब हम सेलर्स के जो डिलीवरी के रूल्स हैं, जो 3 बाकी थे, हम वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम बायर का एक्सेप्टेंस का जो रूल है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम रूल से स्टार्ट करते हैं, डिलीवरी के रूल से जो हमारे रिमेनिंग थे। जो आपका नेक्स्ट रूल था, रूल नंबर 10, वो आपके सेक्शन 38 में दिया गया है। रूल नंबर 10 आपका इंस्टॉलमेंट डिलीवरीज की बात करता है। ये क्या कहता है कि सेलर है वो बाउंड नहीं कर सकता है बायर को कि वो जो आपके गुड्स की डिलीवरी है उसको इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट करे। सेलर बाउंड नहीं कर सकता है। अगर आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करना चाहते हो तो यहाँ पे दोनों पार्टीज की इक्वल कंसेंट होनी चाहिए। अगर सेलर चाहता है कि जो गुड्स है वो इंस्टॉलमेंट में डिलीवर होने चाहिए, आधा पार्ट आज, आधा कल, आधा परसों, ऐसे, तो बायर भी उसके लिए कंसेंटेड होना चाहिए। उसकी असेंट यहाँ पे मैंडेटरी है। अगर बायर एक्सेप्टेंस दे देता है इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी की, तो ही वो आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर पाते हो। ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट वाला रूल है वो ये कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 और मोर इंस्टॉलमेंट। अब ये रूल जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे अग्री कर जाते हो, दोनों पार्टीज कंसेंटेड हो जाती हैं कि इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन सेलर क्या है, फर्दर आता है, उसने 1 डिलीवरी कर दी, 2 डिलीवरी कर दी, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट है उसका ब्रीच करने लग जाता है, वो टाइम पे डिलीवरीज नहीं देता है या फिर देता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस के लिए हम एक केस लॉ है हमारा वो पढ़ेंगे। उसमें जो डिसीजन आया था उसके बेसिकली उसके जो उस डिसीजन में जो हेल्ड हुआ था वो रूल्स अप्लाई होते हैं अगर इंस्टॉलमेंट का ब्रीच होता है। तो केस का नाम है मैपल फ्लॉक कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनिवर्सल फर्नीचर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? इस केस में ये हेल्ड हुआ था, अगर सेलर ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट का कि इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी होती है, उसका ब्रीच करने लग जाता है, तो उस केस में हम 2 चीज़ें देखते हैं, कंसिडर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, साइन करने के लिए। अगर बायर चाहे कि इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवरी प्रॉपरली नहीं हो रही है तो बायर क्या करता है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। लेकिन उसके लिए 2 चीज़ें चेक की जाती हैं। फर्स्ट चीज़ जो आपकी चेक की जाती है वो होता है क्वांटिटिव प्रोपोर्शन। क्वांटिटिव प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए यहाँ पे आपकी 10 इंस्टॉलमेंट की बात हुई थी, ठीक है, 10 इंस्टॉलमेंट की बात हुई, 8 इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, 2 बची हैं, और नेक्स्ट 9th वाली डिलीवरी है वो आपका सेलर नहीं करता है और बायर ब्रीच करने की कहता है, मतलब ब्रीच हो गया है कॉन्ट्रैक्ट का। बायर कहता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दूंगा क्योंकि उन्होंने 9th जो इंस्टॉलमेंट है वो डिलीवर नहीं की है। तो ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता है इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने का। बायर इस ग्राउंड पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम क्वांटिटी प्रोपोर्शन की बात करें तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है आपके गुड्स की डिलीवरी की
वो ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, आप ऑलमोस्ट सारा जो डिलीवर है वो गुड्स को कर चुके हो, सिर्फ आप 2 डिलीवरी आपकी बाकी रहती हैं, तो इस ग्राउंड पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकते हो। अगर इसी केस में ऐसा होता कि आपने 10 इंस्टॉलमेंट्स की बात करी थी, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट हुई हैं, 8 बाकी हैं, आप लगातार या फिर ऑल्टरनेटिवली जैसे भी है आप आगे की इंस्टॉलमेंट्स की डिलीवरी नहीं कर रहे हो, मान लो आपने 3 की नहीं की, 4 की नहीं की, फिर 5 की भी नहीं कर रहे हो, फिर 1 करते हो, फिर से आप दोबारा नहीं करते हो, इस केस में बायर है जो वो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जो डिलीवरी नहीं कर रहे हो उसका क्वांटिटी प्रपोर्शन ज़्यादा है कंपैरेटिवली जितनी आपने डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में की है उसके। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो कहता है डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द ब्रीच। ठीक है, अब फर्स्ट हमने पढ़ा कि क्वांटिटी प्रपोर्शन क्या है। दूसरा फैक्टर जो हम चेक करते हैं वो ये चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे बात की थी कि 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं, 8 कर दी तो उसमें ब्रीच नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने का ऑप्शन बायर के पास नहीं आएगा। तो दूसरा है उसमें हम ये चेक करेंगे कि मान लीजिए ये 10 में से क्या है, सेलर क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब एक डिलीवरी इंस्टॉलमेंट की सही कर देता है, फिर से वो नहीं करता है, डिले करता है या करता ही नहीं है, फिर एक कर देता है, टाइम पे कर देता है, फिर से नहीं करता है, वो मतलब कंटिन्यूअसली ये ब्रीच करता रहता है। तो उससे उसका मतलब नेचर पता चल जाता है कि इन फ्यूचर भी वो इसी तरीके का जो एटीट्यूड है वो कैरी करेगा। तो इस बेसिस पे भी बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिपीटेशन ऑफ द ब्रीच। आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फ्यूचर में वही ब्रीच है वो बार बार रिपीट होगा, उस प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे भी यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर सकते हो, बायर के पास ये ऑप्शन होता है। तो इन 2 बेसिस पे आप ये चेक करेंगे कि बायर रिसाइन कर सकता है या नहीं कर सकता है। और यहाँ पे हमने पढ़ाई था कि इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो तभी हो सकती है जब दोनों पार्टी कंसेंटेड रहती हैं। ये आपका सेक्शन 38 कहता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है सेक्शन 39। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि अगर थर्ड पार्टी के पास गुड्स हैं या फिर वेयर हाउस में रखे हुए हैं या फिर करियर के पास वो जाते हैं तो उस केस में डिलीवरी प्रॉपर डिलीवरी मानी जाती है, उस केस में बायर को डिलीवरी मानी जाती है या नहीं मानी जाती है। उसका जो रूल है आपका वो सेक्शन 39 में दिया गया है। सेक्शन 39 क्या कहता है? आपका सेक्शन 39 कहता है कि अगर आप करियर को या वार फिंगर को या किसी भी एजेंट को, मान लो बायर ने कोई एजेंट अपना अपॉइंट किया हुआ है, किसी थर्ड पर्सन को भी अगर बायर के गुड्स डिलीवर करते हो तो वो भी प्राइमा फेसी डिलीवरी मानी जाती है। प्राइमा फेसी वो डीम टू बी डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बायर। ठीक है, अगर आपने करियर को दे दिया, फॉर एग्जांपल आप रेलवे कंपनी को गुड्स डिलीवर कर देते हो कि आप मान लीजिए आपने जयपुर से गुड्स रख दिए, रेल में रख दिए, ट्रेन में रख दिए और आप कहते हो कि अहमदाबाद उनकी डिलीवरी होनी चाहिए, आप रेलवे रिसीट ले लेते हो। ठीक है, तो उस केसेस में, इन केसेस में जो है जब आप करियर को कर रहे हो या एजेंट को कर रहे हो तो वो भी बायर को ही डिलीवरी मानी जाती है। उस केस में भी यही कंसीडर किया जाएगा कि गुड्स प्रॉपरली जो पोजीशन है वो बायर के पास पहुंच चुकी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस केस में जब आप थर्ड पार्टी को गुड्स की डिलीवरी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल रेलवे को कर रहे हो, उस केस में आपके 2 जो ड्यूटीज हैं वो बनती हैं। सबसे पहले जो सेलर की ड्यूटी बनती है वो क्या बनती है? ठीक है, सेलर की ड्यूटी बनती है कि मान लो हम पढ़ते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि गुड्स की डिलीवरी के एक्सपेंसेस का किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हमने ये पढ़ा था कि गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनके केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? सेलर की ड्यूटी होती है। ठीक है, जब उसकी ड्यूटी है तो यहाँ पे भी उसकी ये ड्यूटी बन जाती है कि वो बायर के बिहाफ पे जिसको भी गुड्स डिलीवर कर रहा है, मान लो यहाँ पे वो एजेंट को करता है या रेलवे कंपनी को करता है
जिसको भी करियर को, जिसको भी XYZ, जिसको भी वो अपने गुड्स की डिलीवरी कर रहा है, उसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, उसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि वो उन गुड्स की उसी तरीके से सेफ्टी रखेगा जैसे वो खुद रखता। ठीक है, जैसे सेलर खुद रखता, तो ये उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो थर्ड पार्टी है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करे कि गुड्स की प्रॉपर केयर और सेफ्टी रखी जाएगी, प्लस ये चीज उसको बायर को भी इन्फॉर्म करनी होती है। सेकंड आपका जो होता है वो होता है सी ट्रांजिट के केसेस में। सी ट्रांजिट के केसेस में क्या होता है, मान लीजिए आपने शिप में गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, जब आप गुड्स सी से ट्रांसपोर्ट करते हो तो जो गुड्स है उनका जो इंश्योरेंस होता है वो मैंडेटरी होता है। कई बार क्या होता है, आप गुड्स को सी से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो लेकिन बायर को मे भी हो सकता है इस बात की नॉलेज ना हो कि जब आपके शिप से गुड्स आते हैं तो उस केस में आपको उन गुड्स का क्या है, इंश्योरेंस कराना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बायर को ये बताए, उसको ये नॉलेज दे कि आपको उन गुड्स का इंश्योरेंस कराना है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो उसको थर्ड पार्टी को गुड्स डिलीवर करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 11। अब हम बात करते हैं लास्ट अपना जो रूल है उसकी। आपका लास्ट रूल है वो सेक्शन 44 में दिया गया है। वो क्या कहता है, बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग टू टेक डिलीवरी ऑफ गुड, सेक्शन 44। इस केस में क्या होगा, ये भी डिलीवरी से रिलेटेड ही प्रोविजन है। इसमें क्या है कि मान लो आपने टाइम डिसाइड किया, हमने रूल्स में पढ़ा था डिलीवरी के कि रीजनेबल टाइम होना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स में जो टाइम फिक्स्ड हुआ है उस फिक्स टाइम में आपके गुड्स की डिलीवरी होनी चाहिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स कर लिया कि इस दिन गुड्स की डिलीवरी होगी। ठीक है, लेकिन क्या है, आप गुड्स डिलीवर कर देते हो, सेलर अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर देता है, वो गुड्स को डिलीवर कर देता है बायर को। अब जैसे ही गुड्स डिलीवर हो जाते हैं, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उन गुड्स को रीजनेबल टाइम में अपना एक्सेप्ट करे। अगर बायर उन गुड्स को रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं करता है, उस केस में जो भी लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, आपका बायर बियर करेगा, सेलर नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी फुलफिल ऑलरेडी कर चुका है। प्लस उसके अलावा जो भी रीजनेबल चार्ज होते हैं आपके उन गुड्स की केयर के, वो भी कौन बियर करेगा, आपका बायर बियर करता है। ठीक है, उनको गुड्स की कस्टडी और केयर के लिए अगर वो रीजनेबल टाइम में गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस केस में अगर उन गुड्स को कोई भी लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है या कोई भी चीज ऐसी हो जाती है, उस केस में वो सारा जो लॉस है, सारा जो डैमेज है वो बायर ही बियर करेगा, सेलर बियर नहीं करेगा अगर नेग्लेक्ट हो रहा है बायर के बिहाफ पे। तो यहाँ पे आपके जो रूल्स हैं डिलीवरी से रिलेटेड, सेलर का पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है कि सेलर के पार्ट पे परफॉर्मेंस किस तरीके से हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स की। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कि सेलर ने अपने बिहाफ पे सारी ड्यूटीज कंप्लीट कर दी, सारे रूल्स जो भी डिलीवरी से रिलेटेड थे वो हो गए हैं, गुड्स की प्रॉपरली डिलीवरी बायर के पास हो गई है। अब बायर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बायर उन गुड्स को एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस का मतलब आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में डिफरेंट दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आपने डिलीवरी कर दी, सेलर ने, ए ने बी को डिलीवरी कर दी, उसके पोजेशन में गुड्स आ गए और यहाँ पे डिलीवरी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसकी पोजेशन में आते ही, जैसे ही बायर की पोजेशन में गुड्स आए, ये नहीं माना जाएगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। उसके लिए बायर को क्या करना होगा, उसके लिए बायर को इंटीमेट करना होगा सेलर को। ठीक है, वो सेलर को ये इंटीमेट करेगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक ये इंटीमेशन सेलर तक नहीं जाती है, बायर इंटीमेट नहीं करता है सेलर को, तब तक एक्सेप्टेंस गुड्स की नहीं मानी जाएगी। ये आपका सेक्शन 42 बताता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल गुड्स एक्ट का। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में बायर को दो राइट्स दिए गए हैं। और बायर को क्या राइट्स दिए हुए हैं, बायर को ये राइट होता है कि वो सेलर को इंटीमेट करने से पहले कि वो गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है,
उसके पास दो राइट होते हैं। फर्स्ट जो राइट होता है वो आपका सेक्शन 41 में दिया गया है। यहाँ पे बायर को ये राइट दिया गया है कि वो एग्जामिन कर सकता है और टेस्ट कर सकता है गुड्स को। मान लो अगर सैंपल के बेसिस पे गुड्स उसने परचेज किए थे तो वो एग्जामिन करने का भी राइट रखता है, टेस्ट करने का भी राइट रखता है। अगर उसे लगता है कि गुड्स जो है वो उस प्रॉपर क्वालिटी में नहीं है, उस क्वांटिटी में नहीं है जिसमें उसने ऑर्डर किया था, तो वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है। ये आपका सेक्शन 41 कहता है। सेक्शन 41 एक और चीज कहता है कि अगर गुड्स इस नेचर के हैं कि उनकी टेस्टिंग के लिए उसको यूज करना जरूरी है, तो उस केस में बायर के पास राइट होता है कि वो उन गुड्स को यूज करके भी देख सकता है। फॉर एग्जांपल, हम जब लास्ट में पढ़ रहे थे तो हमने एक एग्जांपल पढ़ा था हॉर्स का, ठीक है। हमने उसमें पढ़ा था कि आप ऑर्डर करते हो, आप खरीदते हो, बायर सेलर को बोलता है कि मुझे 25 किलोमीटर पर आवर पे दौड़ने वाला हॉर्स चाहिए, ठीक है। बायर के पास हॉर्स आ जाता है तो बायर यहाँ पे ये चेक कर सकता है कि हॉर्स इस स्पीड पे दौड़ता है या नहीं दौड़ता है, ठीक है। तो उस केस में वो एग्जामिन भी कर सकता है गुड्स को, टेस्ट कर सकता है गुड्स को, दूसरा यूज कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि वो जरूरी है टेस्टिंग के पर्पस के लिए। ये बायर के यहाँ दो राइट्स दिए हुए हैं सेक्शन 41 में। अब जो अगर बायर को राइट्स दिए हुए हैं तो कोरिलेटिव उसकी कुछ ड्यूटीज भी बनती हैं। उसकी ड्यूटी क्या बनती है? अगर मान लीजिए यहाँ पे उसने टेस्ट कर लिया या फिर उसने यूज करके देख लिया और उसे लगता है कि गुड्स प्रॉपर नहीं है, वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो सेलर को इंटीमेट करे प्रॉम्प्टली, मतलब विद इन अ रीजनेबल टाइम उसको इंटीमेट करना चाहिए सेलर को कि वो गुड्स प्रॉपर, उस जो भी रीजन है वो बताना चाहिए उसको और उसको इंटीमेट करना चाहिए कि वो गुड्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेप्टेंस। फर्स्ट ये जो एक्सेप्टेंस हम इंटीमेट कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे हम एक्सप्रेसली, ठीक है। आप एक्सप्रेसली यहाँ पे सेलर को इंटीमेट कर रहे हो कि आपने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा दो केसेस और होते हैं जिसमें आपके गुड्स की एक्सेप्टेंस मानी जाती है बायर के बिहाफ पे। फर्स्ट, इसके अलावा जो सेकंड आपका केस होता है वो होता है एक्ट इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप, ठीक है। एक्ट इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है पॉइंट। अगर बायर ऐसा कोई एक्ट करता है, मान लो यहाँ पे हॉर्स आ जाता है उसके पास, 8 डेज का उसके पास टाइम होता है कि 8 डेज में उसको उस हॉर्स को एक्सेप्ट करना था, ठीक है। वो विद इन 3 डेज इस हॉर्स को रिसेल कर देता है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे उसके पास ऑप्शन था कि 8 दिन में उसको वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो 3 दिन में ही उस गुड्स को रिसेल कर देता है तो ये इम्प्लाइड माना जाएगा कि उसने उन गुड्स को, उस हॉर्स को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसने कोई ऐसा एक्ट किया जो सेलर की ओनरशिप के लिए इनकंसिस्टेंट था, ठीक है। यहाँ पे उसने रीयूज किया है गुड्स का, या प्लेज कर दिया है, या फिर उसने दोबारा रिसेल कर दिया है, तो वो ऐसे एक्ट माने जाते हैं। दोज आर एक्ट इनकंसिस्टेंट विद ओनरशिप ऑफ द सेलर। तो उस केस में भी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी गुड्स की, ठीक है। और जो आपका थर्ड है वो माना जाएगा लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। सेक्शन 43 बताता है आपको लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम का। हम हॉर्स के एग्जाम्पल दे रहे थे। हॉर्स आपको 8 दिन में एक्सेप्ट करना था, 8 दिन में आपने कोई इंटीमेशन नहीं दिया, 9 दिन 10 दिन ऐसे निकल गए, 15 दिन तक आपके पास हॉर्स है, आपके पास रीजनेबल टाइम था एक्सेप्ट करने का, आप कोई इंटीमेशन नहीं देते हो सेलर को, तो ये इम्प्लाइड माना जाएगा कि आपने उन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो कंप्लीट हो जाता है। बायर जैसे ही गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है, इंटीमेट कर देता है, तो आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपका लास्ट टॉपिक है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, वो है राइट ऑफ अनपेड सेलर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।